आज हम जो पढ़ने वाले हैं उसका नाम है टाइप्स ऑफ वेक्टर। तो चलिए स्टार्ट करेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेक्टर। तो देखिए इस ब्लैक स्क्रीन पर सबसे पहला हम पढ़ेंगे पैरेलल वेक्टर, उसके बाद हम देखेंगे एंटी पैरेलल वेक्टर। इन दोनों को कंपेयर करके पढ़ेंगे ताकि आपको चीजें बहुत आसानी से समझ में आ जाए। देखिए ध्यान दीजिए यहां पे, अगर किसी दो वेक्टर का डायरेक्शन सेम हो, डायरेक्शन सेम हो, क्लियर। अगर किसी दो वेक्टर का, सपोज ये मेरा F1 वेक्टर है और ये मेरा F2 वेक्टर है, क्लियर। अगर किसी दो वेक्टर का डायरेक्शन सेम हो तो उसे हम क्या कहेंगे बच्चों? पैरेलल वेक्टर कहेंगे। सो इसकी डेफिनेशन सिंपल है। क्या इसकी डेफिनेशन होगी? अगर किसी वेक्टर का डायरेक्शन क्या हो बच्चों? सेम हो, डायरेक्शन सेम हो, मैग्नीट्यूड में बी डिफरेंट। ओके, अगर डायरेक्शन सेम हो तो उसे हम पैरेलल वेक्टर कहेंगे, तो अगर डायरेक्शन डिफरेंट हो तो एंटी पैरेलल वेक्टर कहेंगे। क्लियर होगी बात? डायरेक्शन अगर डिफरेंट हो तो उसे क्या कहेंगे? एंटी पैरेलल। तो यहां पे आप बोल सकते हो सेम डायरेक्शन और यहां पे बोल सकते हो अपोजिट या तो डिफरेंट डायरेक्शन। तो अगर किसी वेक्टर का डायरेक्शन सेम है तो उसे हम कहेंगे पैरेलल वेक्टर, और अगर डायरेक्शन अपोजिट है या तो डिफरेंट है तो उसे हम क्या कहेंगे? एंटी पैरेलल वेक्टर। और जैसा कि आप देख सकते हो मैग्नीट्यूड वेरी कर सकता है, मैग्नीट्यूड में भी डिफरेंट। तो ये हमारे क्या हो गए? ये हमारे पैरेलल वेक्टर हो गए, और ये क्या हो गए? हमारे एंटी पैरेलल वेक्टर। तो पैरेलल और एंटी पैरेलल में एक ही डिफरेंस है मेन, मैग्नीट्यूड अगर सेम है, सॉरी डायरेक्शन अगर सेम है तो पैरेलल, और अगर डायरेक्शन अपोजिट है तो एंटी पैरेलल। एक और चीज इंपॉर्टेंट ध्यान में रखिएगा, बताता हूं मैं, ध्यान दीजिए। इनके बीच का एंगल बच्चों कितना है? इनके बीच का एंगल कितना है? 0 डिग्री है, और इनके बीच का एंगल कितना है? 180 डिग्री है। तो ध्यान में रखिए पैरेलल का एंगल कितना होता है? 0 डिग्री, और एंटी पैरेलल वेक्टर में एंगल कितना होता है? 180 डिग्री। डन, क्लियर होगी बात? चलिए आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो पैरेलल का ही दूसरा नाम होता है लाइक वेक्टर, और एंटी पैरेलल का ही दूसरा नाम क्या होता है? अनलाइक वेक्टर। तो आई होप कि आपको चीजें समझ गई। नेक्स्ट देखेंगे इक्वल वेक्टर। तो इक्वल वेक्टर क्या होता है? इक्वल वेक्टर में क्या होना चाहिए? डायरेक्शन भी सेम और मैग्नीट्यूड भी सेम। क्लियर? मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन हमेशा क्या होना चाहिए बच्चों? सेम होना चाहिए। तो ऐसे वेक्टर को क्या कहेंगे? इक्वल वेक्टर कहेंगे। तो यहां पे आपकी डेफिनेशन क्या बनती है? ऐसे वेक्टर जिनका क्या हो? सेम मैग्नीट्यूड, सेम डायरेक्शन, सेम मैग्नीट्यूड सेम डायरेक्शन। ओके, डन, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब आप बोलेंगे पैरेलल क्या होता है? अभी तो पैरेलल बताया था मैंने, पैरेलल में कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। पैरेलल में डिफरेंट की बात हम नहीं करेंगे, सॉरी, पैरेलल में हम मैग्नीट्यूड डिफरेंट की बात करते हैं। जैसे कि मैं बोलता हूं ये है आपका सेम डायरेक्शन, ये भी तो सेम डायरेक्शन है, बट मैग्नीट्यूड में बी डिफरेंट, बट डायरेक्शन इज ऑलवेज सेम। यहां हमेशा डायरेक्शन क्या रहेगा? सेम, मैग्नीट्यूड में और मे नॉट बी सेम। क्लियर होगी बात? कोई प्रॉब्लम? मैग्नीट्यूड मे नॉट बी सेम, सेम भी हो सकता है या फिर मैग्नीट्यूड डिफरेंट भी हो सकता है। ओके, नेक्स्ट पढ़ेंगे को इनिशियल वेक्टर। बच्चों को इनिशियल किसे कहेंगे? को इनिशियल किसे कहेंगे? अगर एक वेक्टर यहां से चालू हो रहा है, दूसरा वेक्टर यहां से चालू हो रहा है, तीसरा वेक्टर यहां से चालू हो रहा है, तो इन सभी वेक्टर का इनिशियल पॉइंट क्या है? सेम है। तो को इनिशियल वेक्टर किसे कहेंगे? ऐसे वेक्टर जिनका स्टार्टिंग पॉइंट क्या हो? सेम। तो सेम स्टार्टिंग पॉइंट होने पर वेक्टर को हम क्या कहेंगे? को इनिशियल वेक्टर। ओके, नेक्स्ट कोलिनियर वेक्टर। कोलिनियर किसे कहेंगे? विच एक्ट इन द सेम लाइन, विच एक्ट इन द सेम लाइन। ओके, कोप्लानर। सो कोप्लानर बच्चों इंपॉर्टेंट है, ऐसे वेक्टर जो एक ही प्लेन में लाई करते हो, ठीक है। एक से ज्यादा बोल सकते हो, 3 और मोर वेक्टर कॉल्ड कोप्लानर। कब? विच आर लाई इन द सेम प्लेन। अगर कोई वेक्टर एक ही प्लेन में लाई करता है तो उसे हम क्या कहेंगे? कोप्लानर कहेंगे। सपोज ये मान लो आपका एक कोई तो भी प्लेन है, रेक्टेंगुलर प्लेन है। अगर मैं बोलता हूं यहां पे एक वेक्टर है, यहां पे दूसरा वेक्टर है, यहां पे तीसरा वेक्टर है, तो ये 3 वेक्टर एक ही प्लेन में है, तो इन्हें हम क्या कहेंगे? को प्लेनर वेक्टर कहेंगे। चलिए ये पहला आप समझ गया, आपको पहला वेक्टर, दूसरा वेक्टर, तीसरा वेक्टर, और एक लेता हूं मैं
चौथा वेक्टर ये ले लिया मैंने चौथा। तो कितने वेक्टर कोप्लेनर होंगे? सिर्फ ये कोप्लेनर होंगे, क्योंकि एक ही प्लेन में है, ये प्लेन से बाहर है तो ये कोप्लेनर नहीं होगा। ओके डन। और एक इंपॉर्टेंट चीज, कम से कम 2 वेक्टर हमेशा कोप्लेनर होते हैं। ठीक है, कम से कम 2 वेक्टर हमेशा कोप्लेनर होते हैं, इस बात को ध्यान में रखिए। ये तो मैंने आपको प्रैक्टिकली करके दिखाया रहता, अभी आप देखिए ये स्लाइड्स में आपको समझा रहा हूं तो आप समझ सकते हो। हमेशा 2 वेक्टर, 2 फ्री वेक्टर कोप्लेनर होते ही हैं। कैसे होते हैं वो मैं आपको क्लास में अच्छे से समझा दूंगा। ओके चलिए देखिए, कॉनकरेंट वेक्टर विच आर एक्टिंग एट सेम पॉइंट, विच आर एक्टिंग एट सेम पॉइंट। तो देखिए डायग्राम आपको समझ में आ जाएगा। कॉनकरेंट फोर्सेस बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, ये ध्यान में रखिए। तो देखिए ये सभी फोर्स एक ही पॉइंट में लाई कर रहे हैं, पॉइंट ओ पे लाई कर रहे हैं। ये सभी फोर्सेस पॉइंट ओ पे लाई कर रहे हैं, तो एक ही पॉइंट पे लगने वाले फोर्स क्या होते हैं? कॉनकरेंट फोर्स होते हैं। यानी एक ही पॉइंट पे लगने वाले वेक्टर क्या होते हैं? कॉनकरेंट वेक्टर होते हैं। तो ऐसे वेक्टर विच आर एक्टिंग एट सेम पॉइंट, देख सकते हैं आप, इसे हम क्या कहेंगे? कॉनकरेंट वेक्टर कहेंगे। ओके ओके, इन्हें हम को इनिशियल भी कह सकते हैं, क्योंकि सबका स्टार्टिंग पॉइंट तो सेम भी है, तो इन्हें हम को इनिशियल भी कह सकते हैं। बट एक इंपॉर्टेंट चीज, कोप्लेनर यानी क्या? ऐसे वेक्टर जो एक ही पॉइंट पे लग रहे हों, एक ही बॉडी पे सेम पॉइंट पे लग रहे हों। ठीक है, सो ऐसे वेक्टर का नाम कॉनकरेंट होता है। सो ये हो गया कॉनकरेंट और ये हो गया आपका कोप्लेनर। एक ही प्लेन में है कोप्लेनर और एक ही पॉइंट पे लग रहे हैं तो कॉनकरेंट। ओके, जीरो वेक्टर और नल वेक्टर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये ध्यान में रखिए। जीरो वेक्टर आपको हमेशा पता होना चाहिए क्या होता है। तो मैं बता देता हूं आपको जीरो वेक्टर क्या होता है। सपोज एग्जांपल के लिए स्टेशनरी बस, एक बस एक ही जगह पे खड़ी है, स्टेशनरी बस का एग्जांपल ले लो। ठीक है, या फिर मैं एग्जांपल देता हूं स्टेशनरी कोई भी एग्जांपल, स्टेशनरी व्हीकल करके आता है कई बार वर्ड, स्टेशनरी व्हीकल। तो बच्चों ये जो भी चीज हो, अगर किसी की वैल्यू, वेलोसिटी कितनी है? 0, डिस्प्लेसमेंट कितना है? 0, सब कुछ 0 है ना, स्टेशनरी है। कोई भी ऑब्जेक्ट अगर स्टेशनरी है, अपनी जगह पे रुका हुआ है, तो उसकी वैल्यू कितनी होगी? 0 होगी। स्टेशनरी है तो वैल्यू कितनी होगी? 0। सो ऑब्वियस सी बात है, ये 0 मतलब क्या बच्चों? नल। 0 मतलब क्या होता है? नल, इसकी कोई वैल्यू नहीं है। अब मुझे बताइए, क्या इसका कोई डायरेक्शन है? क्या इसका कोई डायरेक्शन हमें नहीं पता, बस किस डायरेक्शन में खड़ी है, बस कैसे खड़ी है, बस स्टेशनरी है, बट हमें यह नहीं पता ना किस डायरेक्शन में है। तो जिसका हमें डायरेक्शन नहीं पता और उसकी वैल्यू क्या है बच्चों? 0 है, उसका मैग्नीट्यूड क्या है? 0 है, तो ऐसे वेक्टर को क्या कहेंगे? जीरो वेक्टर कहेंगे। अच्छा, इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? रिप्रेजेंट देख लो, रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? डॉट। चलिए मुझे इस डॉट के बारे में बता दीजिए। ये डॉट जो भी है, ये ओ वेक्टर बोलो या तो ये ओ वेक्टर, चलिए ठीक है, इसे रिप्रेजेंट करेंगे मैथमेटिकली और ग्राफिकली डॉट से रिप्रेजेंट करेंगे। तो मुझे बताइए इस डॉट का डायरेक्शन कहां है? इधर भी हो सकता है, ये डॉट इधर भी जा सकता है, इधर भी जा सकता है, इधर भी डायरेक्शन हो सकता है, इधर भी हो सकता है। तो बच्चों कुल मिला के डॉट का कोई डायरेक्शन हमें नहीं पता, तो बच्चों इसका डायरेक्शन क्या हो सकता है? जीरो वेक्टर का डायरेक्शन एनी डायरेक्शन। जीरो वेक्टर का डायरेक्शन क्या होगा? एनी डायरेक्शन, बोले तो आर्बिट्ररी डायरेक्शन। समझ गया? आर्बिट्ररी का मतलब ही क्या होता है? एनी, कोई भी डायरेक्शन हो सकता है। यानी ये डॉट अगर ग्राफिकली हम जीरो वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो डॉट से करेंगे, तो आपको पता चल गया ये डॉट का कोई डायरेक्शन नहीं है। हमें नहीं पता कि किस डायरेक्शन में खड़ा है या फिर किस डायरेक्शन में स्टेशनरी है। ओके, सो जीरो वेक्टर का मैग्नीट्यूड 0 होता है और उसका कोई डायरेक्शन नहीं होता। तो इसका डायरेक्शन क्या होता है? एनी डायरेक्शन, एनी डायरेक्शन। तो देख सकते हैं आप, इसको हमने किससे रिप्रेजेंट किया है? डॉट से। डन। चलिए, यूनिट वेक्टर की अगर हम बात करें तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों आपके। इसमें ये आपको हर जगह काम आएगा, जहां जहां वेक्टर की हम बात करें, हर जगह जितने भी वेक्टर क्वांटिटी है सबका डायरेक्शन होता है और सबका डायरेक्शन कौन बताता है? यूनिट वेक्टर। तो ये दुनिया में किस लिए आया है? ये दुनिया में सिर्फ डायरेक्शन ही बताने के लिए आया है, सबको रास्ता दिखाता है। सिंपल सी बात, यूनिट वेक्टर सबको रास्ता दिखाता है, सबको डायरेक्शन बताता है या तो दिखाता है, जो भी है। तो सारी दुनिया को रास्ता दिखाने वाला कौन? यूनिट वेक्टर। और यूनिट का मतलब क्या होता है? 1, जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो उसे हम क्या कहेंगे? यूनिट वेक्टर कहेंगे।
क्लियर होगी बात, कोई डिफिकल्टी तो नहीं है ना यहाँ पे। तो यूनिट वेक्टर का मतलब जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो 1, जिसकी वैल्यू क्या हो 1, उसे हम कहेंगे यूनिट वेक्टर। और इसका डायरेक्शन देख लीजिए, मैं वो भी बता देता हूं। सपोज ये एक्स एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस है, और एक ले लेता हूं मैं जेड, आपको पता है जेड एक्सिस होता है। तो बच्चों ध्यान दीजिए, रिप्रेजेंटेशन आपको ये मैथ्स में भी काम आएगा, ये जो भी मैं पढ़ा रहा हूं आपको मैथ्स एंड फिजिक्स दोनों में काम आएगा, तो ध्यान से पढ़िए, इंपॉर्टेंट चीज है। ओके, तो बच्चों एक्स एक्सिस की तरफ जो भी वेक्टर होगा उसे हम लगा देंगे आई कैप, यहां आएगा जे कैप, यहां आएगा के कैप। क्लियर, क्लियर होगी बात, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो ध्यान से देखिए, आई इक्वल टू जे इक्वल टू के, ठीक है, मैं के यहां लिखता हूं, यहां जगह नहीं है, के, डन। देखिए क्या ये यूनिट वेक्टर है? नहीं, अभी तो नहीं, हां अब है यूनिट वेक्टर। क्लियर, ये है यूनिट वेक्टर अलोंग द एक्स एक्सिस, यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस, किस डायरेक्शन में? एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में है, सो हम इसे कहेंगे आई कैप यूनिट वेक्टर अलोंग द एक्स एक्सिस। क्या ये जे यूनिट वेक्टर है? अभी तो नहीं है, जब तक कि उसके ऊपर क्या ना लगे, जब तक कि उसके ऊपर कैप ना लगे। तो बच्चों क्या ये भी बन गया हमारा यूनिट वेक्टर? यस, यूनिट वेक्टर बन गया अलोंग द वाई एक्सिस। क्लियर हो गई बात, कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए, सिंपल सा टॉपिक है, सिंपल तरीके से मैं बता रहा हूं, ठीक है। क्या ये यूनिट वेक्टर है? अभी तो नहीं है, चलिए यूनिट वेक्टर बना दीजिए, इसको कैप लगा दीजिए, इसको कैप या तो हेड बोलते हो, ठीक है, तो हम इसको कैप बोलेंगे, बहुत आसान होता है बोलने के लिए, सभी इसको कैप ही बोलते हैं। तो अगर किसी वेक्टर के ऊपर कैप लगता है तो सीधा आप उसे क्या बोलेंगे? यूनिट वेक्टर। कैप लग गई मतलब यूनिट वेक्टर। तो ये किसका यूनिट वेक्टर है? यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस, सॉरी जेड एक्सिस, यूनिट वेक्टर अलोंग द जेड एक्सिस। तो क्लियर हो गया, आई मतलब यूनिट वेक्टर अलोंग द एक्स एक्सिस, जे मतलब यूनिट वेक्टर अलोंग द वाई एक्सिस, के मतलब यूनिट वेक्टर अलोंग द जेड एक्सिस। क्लियर होगी बात, ध्यान दीजिए, z बाहर की तरफ है तो क्या आ गया प्लस, x राइट की तरफ है तो क्या आ गया प्लस, और y ऊपर है तो क्या आ गया प्लस। अब माइनस कब आएगा आपको पता है, कब आएगा माइनस? अगर आपका x लेफ्ट की तरफ जाएगा तो क्या आ जाएगा माइनस x, और ये y में कब आएगा? जब ये कहां जाएगा y आपका नीचे की तरफ डाउनवर्ड, तो क्या आ जाएगा माइनस y। तो z कब आएगा बच्चों? ये क्या है, ये आपको पता है, क्या पता है आपको? ये आउटसाइड है ना, ये क्या है, ये आउटसाइड है, आउटसाइड है तो प्लस आएगा। तो माइनस कब आएगा? माइनस कब आएगा बताइए? जब ये कहां होगा? इनसाइड होगा, इनसाइड में क्या आएगा? माइनस। क्लियर होगी बात, मैंने सभी चीजें आपको बता दी है जो काम आएगी आपको 2 साल, तो आपने जो भी अभी पढ़ा वो 2 साल के लिए पढ़ा है। तो माइनस से घबराने का नहीं, माइनस है अलोंग द नेगेटिव एक्स एक्सिस, यूनिट वेक्टर अलोंग नेगेटिव एक्स एक्सिस। क्लियर हो गया सबको, समझ गया ना बात? चलिए ठीक है, मैं यहां पे लिखने जा रहा हूं, ये क्या आ जाएगा माइनस आई कैप आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा माइनस वाई, सॉरी माइनस, ध्यान दीजिए यहां पे लिखता हूं मैं माइनस जे कैप, और ये क्या आ जाएगा माइनस के कैप। क्लियर होगी बात? चलिए क्लियर, ऑल क्लियर। देखिए कोई प्रॉब्लम हो तो बताइएगा, कोई प्रॉब्लम हो तो बताइएगा, ठीक है, ठीक है। तो ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं कैप लगा के, ये हो गया ए कैप, ओके। और ये इसका फॉर्मूला है, ये चीज़ें बहुत आसान है, मैं लिख के देता हूं। यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला याद रखिए, फुल वेक्टर इक्वल टू मैग्नीट्यूड इनटू क्या होगा? फुल वेक्टर इक्वल टू मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन, या तो आप बोलो यूनिट वेक्टर डायरेक्शन, या तो यूनिट वेक्टर डायरेक्शन, या तो यूनिट वेक्टर, कोई प्रॉब्लम नहीं। एग्जांपल के लिए मैं लिखता हूं फुल वेक्टर फोर्स इक्वल टू 10 न्यूटन, डन। फोर्स इक्वल टू 10 न्यूटन होता है, यूनिट नहीं लगाता हूं मैं, आपको डायरेक्शन बताता हूं, ठीक है। देखिए फोर्स इक्वल टू 10 न्यूटन, तो मैंने लिखा 10 आई, क्लियर हो गया। तो ये आई मतलब क्या? ये एक्स एक्सिस में फोर्स लग रहा है, कहां लग रहा है फोर्स? एक्स एक्सिस में, समझ गया, ये कोई दिक्कत तो नहीं है यहां पे। ये क्या होता है आपका 10 क्या है? मैग्नीट्यूड है, 10 क्या है? मैग्नीट्यूड है, और आई क्या है? डायरेक्शन है,
और एफ क्या है, वेक्टर है। एफ क्या है, वेक्टर, पूरा पूरा वेक्टर जैसे मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। एक और एग्जाम्पल ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एग्जाम्पल नंबर 2, पहला समझ गया, नहीं समझा दूसरा देखिए। अगर मैं लिखता हूं, ठीक है, टॉर्क तो पता है आपको, कोई प्रॉब्लम नहीं। एक्सेलरेशन बताता हूं। अगर एक्सेलरेशन मैंने लिखा, एक्सेलरेशन लिखता हूं 5j, एक्सेलरेशन क्या लिखा मैंने, 5j कैप, तो डायरेक्शन आपको पता चल गया। क्या पता चला, ये तो मैग्नीट्यूड है बच्चों, ये वैल्यू है 5, मतलब मैं थोड़ा सा छोटा ही बनाऊंगा, ये 5 हो गया, सॉरी। डायरेक्शन देखिए j है, j मतलब y एक्सिस होता है। डायरेक्शन देख लो पहले, j बोल रहा है ना हमको, तो j का मतलब क्या होगा बच्चों, पॉजिटिव y एक्सिस प्लस j है ना, तो पॉजिटिव क्या आ जाएगा, y एक्सिस। तो देखिए पॉजिटिव y एक्सिस कैसे ड्रॉ करूंगा मैं, ये 5 छोटा बनाया मैंने, ये आपका 10 था ना, ये 10 था तो ये 5 बना दिया मैंने। ओके, तो ये क्या आ गया बच्चों, ये आ गया आपका j, ये क्या आ गया j। ओके, डन हो गया। तो मैं सीधा इसको ऐसा बोल सकता हूं, एक्सेलरेशन इक्वल टू 5j, तो फोर्स इक्वल टू क्या आ गया, 10r। क्लियर होगी बात। और ये यूनिट वेक्टर बना दो इसको कैप लगाकर। तो ये होता है आपका यूनिट वेक्टर, ठीक है, इस तरीके से रिप्रेजेंट करने का और ध्यान में रखने का। ये हो गया मेरा फुल वेक्टर। तो क्या मैं बच्चों ऐसा बोल सकता हूं, इसी चीज को ऐसा बोल सकता हूं क्या, यूनिट वेक्टर इक्वल टू फुल वेक्टर, फुल वेक्टर, और नीचे में क्या आ जाएगा उसका मैग्नीट्यूड। क्या आपको बात समझ गई, यूनिट वेक्टर इक्वल टू फुल वेक्टर, यूनिट वेक्टर इक्वल टू फुल वेक्टर, जो भी पूरा वेक्टर दिया रहेगा जिसमें आई जे वगैरह सब रहेगा, अपॉन क्या आ जाएगा उसका मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड को मॉड में शो करो ताकि आसानी से आपको समझ जाए। क्लियर हो गया, क्लियर होगी बात, कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, बहुत ही आसान था ये। चलिए डन। तो अगला देखेंगे हम ऑर्थोगोनल वेक्टर। ऑर्थोगोनल वेक्टर मतलब जैसे कि आपका दीवार का कोई कॉर्नर बोल दो, आपकी वॉल होगी, वॉल का कॉर्नर देखो आप, एक जगह जाता है एक्स की तरफ, एक ऊपर जाता है वाई की तरफ, और एक जेड डायरेक्शन होता है। आप कोई भी आपके घर में दीवार होगी, कोई वॉल देखिए, उसका कॉर्नर देखिए आप, कॉर्नर देखोगे ना आप, एकदम नीचे देखो या तो ऊपर देखो, कॉर्नर दिखेगा आपको, तो उस कॉर्नर पे आपको दिखेगा एक एक्स डायरेक्शन दिख जाएगा, एक ऊपर की तरफ वाई डायरेक्शन, और एक आपकी तरफ आते हुए जेड डायरेक्शन। तो इस तरीके से चीजों को रिप्रेजेंट किया जाता है। अगर मैं एक्स वेक्टर की बात करूं तो एक्स वेक्टर कितना आ जाएगा यहाँ पे, जैसे कि आप देख सकते हो, एक्स वेक्टर आ जाएगा एक्स इंटू आई, एक्स बी द मैग्नीट्यूड, आई बी द यूनिट वेक्टर अलॉन्ग द एक्स एक्सिस। तो आई का नाम यहाँ पे लिखा नहीं है, मैं लिख देता हूँ, आई का नाम नहीं लिखा है तो मैं आई का नाम लिखता हूँ, आई कैप यूनिट वेक्टर अलॉन्ग एक्स एक्सिस, ठीक है। और जे का नाम क्या हो जाएगा, जे कैप यूनिट वेक्टर अलॉन्ग वाई एक्सिस। और लास्ट इंपॉर्टेंट, के कैप यूनिट वेक्टर अलॉन्ग जेड एक्सिस। आई होप की चीजें आपको क्लियर हो गई, ठीक है। और मैंने आपको कुछ एक्स्ट्रा बताया था, क्या बताया था एक्स्ट्रा, अगर नीचे की तरफ है तो बच्चों क्या आ जाएगा, माइनस वाई आ जाएगा, बोले तो माइनस जे आ जाएगा यहाँ पे। क्लियर, ये आपका कहाँ है, लेफ्ट की तरफ है एक्स एक्सिस, तो माइनस एक्स आप बोलते हो इसको, यानी कि ये क्या हो जाएगा, माइनस जे कैप आ जाएगा, ठीक है। ऊपर प्लस नीचे माइनस, राइट इज ऑलवेज पॉजिटिव एंड लेफ्ट इज नेगेटिव, और ये क्या है, प्लस है, प्लस बोले तो आउटसाइड, ठीक है। तो ये क्या आ गया, प्लस क्या आ गया। अब मैं इसको इनसाइड ले लेता हूँ, इसको मैं इनसाइड ले लेता हूँ, अंदर की तरफ जाता हूँ, तो ये आ जाएगा माइनस जेड, और आपको पता है यूनिट वेक्टर क्या आ जाएगा यहाँ पे, माइनस के कैप। आई होप कि आपको चीजें क्लियर हो गई होगी, कोई दिक्कत हो तो आप मुझे बताइए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, एक होगा पोलर वेक्टर और एक होगा एक्सेल वेक्टर। तो एक्सेल वेक्टर को अभी नहीं, पहले पोलर वेक्टर को देख लिया जाए, बहुत ही सिंपल है, इसको ध्यान दीजिए। अ वेक्टर क्वांटिटी whose डायरेक्शन इज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मोशन, इंपॉर्टेंट बात, जिसका डायरेक्शन मोशन के ही डायरेक्शन में हो, तो ऐसे वेक्टर को हम कहेंगे पोलर वेक्टर। तो एग्जांपल के लिए आप देख लीजिए, यहां पे एग्जांपल दिया है मैंने, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, मोमेंटम, फोर्स, लीनियर मोमेंटम, ठीक है। तो बॉडी का डायरेक्शन मोशन के डायरेक्शन में हो, वेक्टर का डायरेक्शन बॉडी के डायरेक्शन में हो, उसी के मोशन के डायरेक्शन में हो, तो उसे हम कहेंगे पोलर वेक्टर। आइए देखते हैं एक्सेल वेक्टर क्या होता है। तो जिसका डायरेक्शन अलोंग द रोटेशन हो, सर्कुलर मोशन की बात करो, आपके फैन की बात करो, आपका फैन क्लॉकवाइज घूमता है,
तो आपके फैन का जो एंगुलर वेलोसिटी होता है, ठीक है, एंगुलर वेलोसिटी अगर क्लॉकवाइज घूम रहा है तो ऊपर, एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है तो नीचे, इस तरीके से डायरेक्शन सेट किया जाता है। अभी वो तो नहीं बताऊंगा, बट ध्यान दीजिए जो मैं बताता हूं एग्जाम्पल पे। एंगुलर एक्सेल वेक्टर कब आएगा? अलोंग द एक्सिस, सीधा बोलता हूं अलोंग द एक्सिस। तो ये आसान था, ये भी आसान है, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन, या फिर आप बोल सकते हो अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक है, अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन। ओके, तो इसके एग्जाम्पल आप ध्यान में रख सकते हो, एंगुलर जितने भी है, या और एक चीज टॉर्क, टॉर्क भी ध्यान में रखिए। नेक्स्ट देखिए, इसको पहचानने के लिए, इसका डायरेक्शन पहचानने के लिए हम क्या यूज करते हैं? राइट हैंड स्क्रू रूल। तो आपको पता है, आपने स्क्रू टाइट किया है ना, स्क्रू टाइट किया है आपने, राइट हैंड, देखिए यहां पे राइट हैंड स्क्रू रूल, कैसे स्क्रू टाइट करना पड़ेगा उसके लिए आपको। तो अगर आप स्क्रू टाइट करते हो तो अंदर की तरफ जाता है, तो कैसे घुमाने पर? क्लॉकवाइज घुमाते हो अगर आप स्क्रू को, तो स्क्रू कहां जाएगा बच्चों? इनसाइड जाएगा। अगर उसी स्क्रू को बाहर निकालना है तो क्या करते हो? एंटी क्लॉक घुमाते हो। सो आज से याद रहेगा आपको, क्लॉकवाइज इनसाइड और एंटी क्लॉकवाइज आउटसाइड। अब एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बताता हूं, अगर कोई स्टूडेंट क्लॉक के खिलाफ चल रहा है, लेट आ रहा है, ठीक है, अगर कोई स्टूडेंट क्लॉक के खिलाफ चल रहा है, लेट आ रहा है, बोले तो क्या क्लॉकवाइज आ रहा है कि नहीं? लेट आ रहा है मतलब एंटी क्लॉक आ रहा है, लेट आ रहा है मतलब एंटी क्लॉक आ रहा है, तो बच्चों मैं इसको क्लास के बाहर भगाऊंगा। अगर क्लॉक के खिलाफ आएगा, बोले तो एंटी क्लॉक आएगा, तो मैं इसको बाहर भगाऊंगा, और उसे मैं क्या कहूंगा बच्चों? नॉर्थ नालायक। ये भी ध्यान में रखिए, उससे मैं क्या कहूंगा? नालायक कहूंगा। ये ध्यान में रखिए, आपको 2 साल के लिए चीजें मैं आपको बता रहा हूं, जितना भी मैं बेसिक पढ़ा रहा हूं ना आपको, वो 2 साल काम आने वाला है, तो आज के लिए आप इतना ध्यान में रखिए। तो एंटी क्लॉक कौन आएगा? जो नालायक बच्चा रहेगा, जो नालायक स्टूडेंट रहेगा, वो क्या एंटी क्लॉक आएगा, तो मैं इसको क्लास के बाहर भगा दूंगा। और जो अंदर बैठा है वो क्या होगा? शरीफ, है ना, शरीफ बच्चा क्या होगा? क्लास के अंदर बैठेगा, क्योंकि वो समय के साथ आ रहा है, समय पे आएगा तो अंदर बैठेगा, शरीफ कहलाएगा साउथ, और समय के खिलाफ आएगा तो टाइम के अपोजिट, क्लॉक के अपोजिट, दैट इज बाहर बैठेगा, और उसे मैं नालायक कहूंगा। तो नॉर्थ नालायक, आउटसाइड एंटी क्लॉकवाइज, साउथ शरीफ, इनसाइड क्लॉकवाइज। ध्यान में रखिए, आगे काम आने वाली, आज पढ़ोगे ना तो कल फायदा होगा, तो आज पढ़ लीजिए कल के लिए। ओके, तो देखिए आपको दिख गया यहां पे, ये एक्सेल वेक्टर है, देख सकते हैं आप। ओके, तो ये एक्सेल वेक्टर में ये घूम रहा है आपका एंटी क्लॉकवाइज, और ये घूम रहा है आपका क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज आपका फैन, एग्जाम्पल के लिए मैं फैन देता हूं, ठीक है, एग्जाम्पल के लिए आपका फैन, अगर आपका फैन क्लॉकवाइज घूमता है तो उसकी जो एयर होती है डाउनवर्ड होती है ना। अगर आपके घर में आपका पंखा क्लॉकवाइज घूमेगा तभी तो हवा नीचे आएगी, अगर आपका पंखा कैसे घूमेगा? एंटी क्लॉकवाइज, तो फैन कैसा, हवा कैसी होगी उसकी? अपवर्ड, तो आपको हवा ही नहीं लगेगी फैन की। अगर आपके पंखे की आपको हवा नहीं लग रही है तो समझ जाइए आपका पंखा उल्टा घूम रहा है। अगर आपको अपने पंखे की हवा लग रही है तो देखिए, अपना पंखा बंद कीजिए और चालू करके देखिए, तो आपको पता चलेगा कि आपका पंखा हवा दे रहा है, यानी वो कैसा घूम रहा है? क्लॉकवाइज। तो हवा कहां आ रही है? नीचे आ रही है। एयर कहां आ रही है? डाउनवर्ड आ रही है। सो आई होप कि आप ऐसे भी ध्यान में रख सकते हो, बहुत ही आसान था, बहुत ज्यादा टफ नहीं है। तो फैन का एग्जांपल ध्यान में रखिए, फैन का रोटेशन ध्यान में रखिए, अगर हवा आ रही है तो नीचे हवा आ रही है तो फैन क्लॉकवाइज घूमेगा। ओके, डन। नेक्स्ट देखेंगे लोकलाइज्ड वेक्टर क्या होता है, और उसके बाद हम देखेंगे नॉन लोकलाइज्ड वेक्टर क्या होता है। तो देखिए, लोकलाइज्ड वेक्टर मतलब जिसका इनिशियल पॉइंट क्या है बच्चों? फिक्स्ड है। जिसका इनिशियल पॉइंट फिक्स है मतलब देखिए, अगर मैं यहां पे बनाता हूं एक वेक्टर f, तो इसको मैं घुमा के यहां बना दिया f, मैंने घुमाया इसी वेक्टर को, मैंने क्या घुमाया? इसका इनिशियल पॉइंट फिक्स है ना। क्या मैंने इसका इनिशियल पॉइंट क्या किया? चेंज किया क्या? नहीं, मैंने इनिशियल पॉइंट क्या रखा? फिक्स। अब इसको मैं और घुमाता हूं, मैंने ऐसा घुमा घुमा के इसको यहां ड्रॉ कर लिया, ठीक है। तो f का इनिशियल पॉइंट फिक्स है, डायरेक्शन बदल रहा है, ठीक है, डायरेक्शन बदल रहा है। हाँ, आप क्या कर रहे हो? उसको रोटेट कर रहे हो तो डायरेक्शन तो बदलेगा ना, ठीक है। तो ऐसे वेक्टर जिनका इनिशियल पॉइंट फिक्स हो उन्हें हम कहेंगे लोकलाइज्ड वेक्टर। डायरेक्शन में भी डिफरेंट,
आपका डायरेक्शन बदल जाएगा लेकिन वो वेक्टर को आप घुमा सकते हो। सो ऐसे वेक्टर जिनको आप रोटेट कर सकते हो और इनिशियल पॉइंट फिक्स है उन्हें कहेंगे लोकलाइज्ड वेक्टर। डन। अब देखिए यहां पे जिनका इनिशियल पॉइंट फिक्स ना हो उन्हें हम कहेंगे नॉन लोकलाइज्ड और फ्री वेक्टर। लोकल है तो अपने इनिशियल पॉइंट पे फिक्स रहेगा, नॉन लोकल है तो अपने इनिशियल पॉइंट पे फिक्स नहीं रहेगा। ठीक है, तो जैसा मैं लिखता हूं यहां पे एक वेक्टर लिखता हूं f, मैं सिंपल लिखता हूं, एक वेक्टर मैंने लिखा f। इसको बच्चों आप घुमा नहीं सकते हो तो क्या शिफ्ट कर सकते हो? क्या मैं इसको शिफ्ट कर सकता हूं? मैं इसको शिफ्ट कर दिया, डायरेक्शन चेंज किया कि नहीं, मैग्नीट्यूड भी चेंज किया कि नहीं, जितना बड़ा f वेक्टर था उतना बड़ा ये भी वेक्टर है। यानी बोलने का मतलब ये था बच्चों मेरा, किसी भी वेक्टर का अगर इनिशियल पॉइंट फिक्स है तो उसे हम कहेंगे लोकलाइज्ड वेक्टर। अगर कोई वेक्टर का इनिशियल पॉइंट फिक्स नहीं है, किसी वेक्टर का इनिशियल पॉइंट फिक्स नहीं है, तो नॉन लोकलाइज्ड वेक्टर, दैट इज अ फ्री वेक्टर, वो कहीं पे भी आ जा सकता है। बट डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड सेम रहना चाहिए। डायरेक्शन मैग्नीट्यूड कैसे चेंज कर सकते हो? नहीं चेंज करेंगे। सो डायरेक्शन मैग्नीट्यूड कांस्टेंट रिमेन्स कांस्टेंट। क्लियर हो गई बात? कोई दिक्कत तो नहीं है? जैसे मैं मान लो यहां पे कुछ लिखता हूं, एक वेक्टर लिखा मैंने ए वेक्टर, ठीक है, कोई भी वेक्टर ऐसा मैं लिख रहा हूं यहां पे ए वेक्टर, सपोज ए वेक्टर लिख लिया मैंने। तो बच्चों इसको मैं कुछ नहीं करूंगा, शिफ्ट करूंगा। मैंने इसको क्या क्या शिफ्ट किया? ना तो इसका मैग्नीट्यूड मैंने चेंज किया, ना तो इसका डायरेक्शन चेंज किया। तो इसका मैग्नीट्यूड अभी भी उतना ही बड़ा है, जब पोजिट 10 था, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर बोल सकते हो। एक्सेलरेशन 10 का था, तो यहाँ पे भी अभी भी एक्सेलरेशन क्या है? 10 का ही है। डायरेक्शन बदला क्या? नहीं, बस क्या बदली बच्चों? इसका इनिशियल पॉइंट बदल गया। ठीक है, इसका इनिशियल पॉइंट बदल गया। बोलने का मतलब इसका इनिशियल पॉइंट फिक्स ना हो और शिफ्ट कर सके, उसे हम क्या कहेंगे? नॉन लोकलाइज्ड वेक्टर। तो यहाँ पे शिफ्टिंग अलाउड है, आप शिफ्ट कर सकते हो। यहाँ पे शिफ्टिंग नॉट अलाउड, आप वेक्टर को शिफ्ट नहीं कर सकते हो, सिर्फ घुमा सकते हो, रोटेट कर सकते हो। शिफ्टिंग नॉट अलाउड बट रोटेशन अलाउड। रोटेशन क्या है बच्चों? यहां पे अलाउ है और यहां पे रोटेशन अलाउ नहीं है। क्या अलाउ है? शिफ्टिंग अलाउड है। ठीक है, डन। तो मैंने पैरेलल शिफ्ट आपको अभी अभी बताया, देख सकते हो, पैरेलल शिफ्ट इसे कहेंगे। ठीक है, बात समझ गई? ओके, चलिए यहीं तक है, समझ लीजिए यहीं तक। ओके, तो आते हैं नेगेटिव वेक्टर की बात करें हम। नेगेटिव वेक्टर देख लीजिए, सभी टाइप के वेक्टर हम कंप्लीट कर लेंगे आज। नेगेटिव वेक्टर, सपोज यहां पे मैंने लिखा बच्चों F1 इक्वल टू 10 न्यूटन, पॉजिटिव की तरफ जा रहा है, F1 इक्वल टू 10 न्यूटन। ओके, तो इसका नेगेटिव वेक्टर क्या होगा? अपोजिट डायरेक्शन में। थोड़ा प्रॉपर ड्रॉ नहीं हुआ है, आप समझिए इस चीज को, मैं इसको ड्रॉ कर दूं प्रॉपर। ठीक है, देखिए अच्छे से बताता हूं फिर से एक बार। अगर कोई वेक्टर मैंने यहां पे ड्रॉ किया है, सपोज मान लीजिए F वेक्टर यहां पे ड्रॉ किया है, तो इसका अपोजिट वेक्टर ही क्या होगा? नेगेटिव वेक्टर होगा। इतना ही बड़ा, जितना बड़ा ये है इतना ही बड़ा मैंने यहां पे ले लिया, -f। क्लियर हो गया? मैग्नीट्यूड सेम है, जितना बड़ा ये है इतना ही बड़ा ये भी है, तो मैग्नीट्यूड सेम बट डायरेक्शन अपोजिट। तो इसका क्या रहेगा? अपोजिट डायरेक्शन। नेगेटिव वेक्टर मतलब जिसका मैग्नीट्यूड तो सेम है बट डायरेक्शन क्या है? अपोजिट है, तो नेगेटिव वेक्टर बोलेंगे। अपोजिट डायरेक्शन बट मैग्नीट्यूड सेम, मैग्नीट्यूड सेम। एग्जाम्पल के लिए देख लो, ये वेक्टर ले लिया मैंने, सपोज मैं इसको बोलता हूं कुछ भी ले सकता हूं, मैं इसको ए बोल देता हूं। ये ए वेक्टर यहां पे इसका नेगेटिव वेक्टर क्या होगा? इसके अपोजिट में होगा। इसका नेगेटिव वेक्टर क्या होगा? उतना ही बड़ा उसके अपोजिट में। मैग्नीट्यूड सेम रखा हमने, बस डायरेक्शन क्या किया? डिफरेंट। तो ये था डेफिनेशन। तो डेफिनेशन क्या है बच्चों? सेम मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन इज कॉल्ड नेगेटिव वेक्टर। ओके, डन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बच्चों हमको पढ़ना है एंगल बिटवीन टू वेक्टर। तो आज के लिए इतना काफी है, बाकी करेंगे नेक्स्ट टाइम। थैंक यू।